बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मारूफ सियासतदान हैं और इनके साथ आज तीन इंतहाई अहम मामलात पर बात होगी। एक तो इस वक्त मुल्क के सियासी हालात जो चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू होगी और नदीम अफजल चंद साहब उन्होंने मुअव्विन ख़ुसूसी के तौर पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ खासा वक्त गुजारा। उनको इस्तीफ़ा दिए हुए आज 9 माह मुकम्मल हो गए हैं। आगाज़ हम यहाँ से करेंगे कि नदीम अफजल चंद साहब, तहरीक इंसाफ, आप जो है वो पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ आए, आपने बड़ा वक्त गुजारा, आप इक़्तिदार के ऐवानों में बड़ा जो है वो चहकते हुए नज़र आते थे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ आपने वक्त गुजारा, आपने मुअव्विन ख़ुसूसी के तौर पर काम किया और अब 9 माह मुकम्मल हो चुके हैं आपको इस्तीफ़ा दिए हुए। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ सवालात करते हैं। पहले तो आप ये बताएं कि क्या आप अभी भी तहरीक इंसाफ में हैं? बिल्कुल ही, मैं तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर हूँ और मैं अपने हल्के में काम कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर रहा हूँ और ओहदे लेना छोड़ना ये तो एक नॉर्मल रूटीन होती है। इसमें कोई पार्टी छोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? अच्छा, यानी कि आप अभी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। तो मैं आज इस वक्त तक आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस वक्त तक मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि नदीम अफजल चंद साहब ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, मुअव्विन ख़ुसूसी का ओहदा, एक बड़ा लोग जो है वो चाहते हैं कि हम भी ऐसे किसी ओहदे पर पहुँचें। आपने ये छोड़ा तो इसके लिए पीछे को बहुत बड़ी वजह थी। आपने किसी और पार्टी के लालच में, कोई पार्टी आपके पीछे पड़ी हुई है जो चाहती है कि आप उसे ज्वाइन कर लें, उसकी वजह से आपने अब अपने आप को फेज़ आउट करना शुरू किया तहरीक इंसाफ से। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपने हल्के में टाइम देना चाहता था और बहुत सारी वजूहत थी मेरी। मैं ज़ाती तौर पे अपने आप को वहाँ फिट भी नहीं समझता था और सेटिस्फाइड भी नहीं था, सच्ची बात है, और मिसफिट था और शायद मैं कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वक्त ये मैंने फ़ैसला किया और मैंने प्राइम मिनिस्टर को माजरत के साथ होता वापस किया और उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने कबूल कर लिया मेरा इस्तीफ़ा। उन्होंने इलेक्शन हारने के बाद मुझे स्पोक्स पर्सन बनाया, मुझे स्पेशल असिस्टेंट बनाया, ये उनकी मेहरबानी थी। इलेक्शन हारने के बाद बंदा हुकूमतें बहुत कम, बग़ैर लॉबीज़ के, बग़ैर तकड़ी सिफारिशों के, बग़ैर कोई नहीं, किसी को, मेरी तो कोई लॉबी नहीं थी, ना मैंने किसी से सिफारिश की थी, ना मैंने किसी को कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही। तो मुअव्विन ख़ुसूसी का जो ओहदा आपने छोड़ा, उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ कोई आपकी खफगी, नाराज़गी या इस किस्म का मामला? मेरी कोई ऐसी नाराज़गी नहीं थी, कोई ऐसी नाराज़गी। और अदरवाइज़ जो पूरी टीम उनके साथ चल रही टीम थी? के साथ मैं, टीम के ऊपर मैं बिल्कुल पीएम से अलहदगी में भी कहता था, टीम के ऊपर रिजर्वेशन मेरी थी और जब मैं साथ बैठता था तो मैं समझता था बहुत चीज़ें हैं जिनका मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता था और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा उन चीज़ों पर रहा है जिसमें लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के ऊपर रहा है, ये शुगर कमीशन के ऊपर मेरा मौक़िफ़ रहा है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था। लेकिन दोस्तों के साथ कैबिनेट के अंदर फिर किसानों के बहुत सारे इशू थे। कॉटन स्पोर्ट प्राइस पे मेरा अपना इशू मौक़िफ़ रहा है, गंदम की प्राइस पे मेरा बिल्कुल ओपन इशू रहा है। मैं कहता था, बात करता था और वज़ीर आज़म साहब सुनते भी थे और लेकिन मेजॉरिटी दूसरी तरफ होती थी। जिस चीज़ पे मेजॉरिटी के साथ हमारा मौक़िफ़ मिल जाता था, बोले जहाँ मेजॉरिटी जो फैसला करती थी वही होता था। अच्छा, इसमें ना ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी कारकर्दगी और उस सारे मामले के ऊपर हम आते हैं, लेकिन शुरू में आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बड़ी पिछले 2-3 साल में एक चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर बात हुई है, सिलेक्टेड सिलेक्टर, और ये कि जो मुख्तलिफ़ जमातों के लोग थे उनको मजबूर किया गया, उनको ज़बरदस्ती शामिल करवाया गया तहरीक इंसाफ के साथ। आपने पीपल्स पार्टी छोड़ी, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। आपको ये आपका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन था कि आप पीटीआई ज्वाइन करते, या आपके साथ भी कोई था कि किसी ने कहा? देखिए, मुझे तो सच्ची बात है, किसी ऐसे बंदे ने नहीं कहा जिसको मैं समझता हूँ किसी सरकारी इदारे से, जिसका तल्लुक़ कोई किसी एजेंसी से या किसी और से, मुझे किसी ने नहीं कहा। ना मेरी आज तक, लोग नाम लेते हैं ना जी कि वो लाहौर में ब्रिगेडियर साहब होते थे, मेरी आज तक उनसे मुलाकात नहीं हुई जो उस वक़्त थे। ना मेरी उस जनरल फैज़ साहब का नाम लोग लेते थे, ना ये पहले जब पीटीआई बनी तो पाशा साहब का नाम जिस तरह लिया जाता था। तो मेरी इन लोगों से कभी मुलाकात नहीं रही। सरे राह दफ्तरों में पीएम के को मीटिंग में आ जाए तो मुलाकात हुई है,
या एक दो फौतगियों पे हुई है, अदरवाइज मेरी नहीं मुलाकात, ना उन्होंने कभी कहा है, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, तो क्या आपने फिर इसका मतलब यह कि आपने पीपल्स पार्टी से मायूस होकर ज्वाइन किया? नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, ये एक अलहदा सब्जेक्ट है, पुराना सब्जेक्ट हो चुका है, इसमें अब क्या इस पर बहस करनी। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या, चले इस पे मैं, आपको भी पता है, आप और हम इकट्ठे बैठते रहे हैं, मिलते रहे हैं, बातें भी करते रहे हैं, आपको सारा पता है। नहीं, तो उसमें एक इवेंट तो नहीं होता ना, किसी पार्टी को छोड़ने का वो एक वजह नहीं होती। मेरा कोई भी पार्टी की क़यादत से इख्तलाफ नहीं था, कोई मेरी बातें सुनी जाती थी वहाँ पे, मुझे कोई इशू भी नहीं था ज़ाती तौर पे। लेकिन बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसमें आपको पीपल्स पार्टी छोड़ने का अफसोस तो नहीं है? देखिए, अफसोस एक लंबा अरसा गुजरा हो यार, एक फैमिली की तरह जब आप हों, तो वो उस फैमिली के पे छोड़ने पे अफसोस तो होता है। आप ट्विटर के ऊपर जाते हैं, आप शाहिद खाकान अब्बासी की कोट ट्वीट करते हैं, उसके ऊपर तबसरा करते हैं। नीचे जो लोग आपकी जब भी कोई ट्वीट करते हैं, उसमें एक नीचे जो है वो एक लाइन लग जाती है कमेंट्स की। कुछ कह रहे होते हैं पीपल्स पार्टी वापस आ जाएं, कुछ कह रहे होते हैं कि नून लीग में आ जाएं, फिर कुछ लोग जो हैं वो कह रहे होते हैं कि इस शख्स को तो इमरान खान की काबीना में होना चाहिए था। नहीं, देखें, मैं काबीना में 3 साल रहा हूँ, बड़ा लंबा अरसा होता है, और अल्लाह के फजल करम से इज़्ज़त के साथ रहा हूँ, और बग़ैर किसी मराद के रहा हूँ। तो रह गई बात लोगों की मोहब्बत है, वर्कर क्लास से वैसे ही मैं प्यार करता हूँ, खा वो पीपल पार्टी का वर्कर हो, खा नून का हो, खा जमात इस्लामी का हो, खा किसी जमात का भी हो। मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी का जो असल हुस्न है ना, वो वर्कर्स होते हैं, और पीटीआई के वर्कर्स हों। आजकल जो पीटीआई के वर्कर्स को मैं देखता हूँ बेचारों की मायूसी, तो मुझे वो पीपल पार्टी का वो दौर याद आता है जब उसके वर्कर मायूस होते थे। तो सेम पोजीशन मैं देखता हूँ, ये इनके ज़ात पात क्लास एक ही होती है, सबके मसाइल भी एक ही हैं। अपनी हुकूमतों के वक्त कुड़ना कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। जो वर्कर होता है उसको ये नहीं पता कि ऊपर मसाइल क्या होते हैं, या वसाइल क्या हैं, या इशूज़ क्या हैं, लेकिन उसकी तो ख्वाहिश होती है, जो पुराना लीडर्स ने मैनिफेस्टो दिया होता है, जो उसका एक नज़रिया होता है, या उसकी जो ख्वाहिश होती है, जो उसने जलसों में सुना होता है, वर्कर तो उसी लाइन पे सोचता है, फिर अपनी अकोमोडेशन चाहता है, अपनी क्लास की अकोमोडेशन चाहता है। लेकिन अलमिया है, जब पार्टियाँ इक़्तिदार में आ जाती हैं तो फिर एक और इशू शुरू हो जाता है, और लोग आ जाते हैं, नए नए चेहरे आ जाते हैं, नए नए रूप में लोग आ जाते हैं। 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, मसाइल में घिरा हुआ था मुल्क, पाकिस्तान की सूरत हाल हमेशा से जैसी रही है हमें पता है। तहरीक इंसाफ कुछ वादे लेकर आई थी, एक मंशूर लेकर आई थी, और जाहिर है कि कोरोना वाला मामला तो किसी ने कंसिडर नहीं किया था कि इतना बड़ा जो है वो सेटबैक होगा, फैक्ट्रियाँ चीज़ें बंद हो जाएंगी, इकॉनमी को एक धचका लगेगा, पूरी दुनिया में सूरत हाल ख़राब है। लेकिन ओवरऑल अब तकरीबन जिसे कहते हैं कि आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं हुकूमत के, ये 2.5 साल 3 साल के बाद यही कहा जाता है कि बस अब चलाओ का वक्त नीचे है, की तरफ जानी शुरू हो जाती है। तो वो जो वादे थे वो तो पूरे तरीके से पूरे नहीं हो। जो भी अवामिल हों, चाहे अपोजिशन ने जो है वो ऐसी सियासत की कि जिसमें मामला जो मर्जी, जाहिर है कि अपने अपने उज़र पेश करता है हर बंदा, लेकिन वो जो चीज़ें अप टू द मार्क या सेटिस्फैक्ट्री लेवल के ऊपर, पहले तो आपको लगता है कि हुई या नहीं हुई? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई। सही। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि इसमें आपको लगता है कि विजन जो है उसका प्रॉब्लम था, टीम का प्रॉब्लम था? मैं समझता हूँ कि किस मसला क्या था? देखें, प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है ना, उसके मुताबिक टीम की या ब्यूरोक्रेसी की वो स्पीड नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी ने साथ नहीं दिया। जो पीटीआई ने जो लोगों से वादे किए थे वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन, उसको अमली जामिया पहनाने के लिए वो तैयारी भी नहीं थी, वो तैयारी नज़र नहीं आती, ब्यूरोक्रेसी उसके लिए तैयार नहीं थी। ऐसे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ऐसे इशूज़ हैं। फॉर एग्जांपल लोकल बॉडीज़ इलेक्शन ले लें, सबसे बड़ी तब्दीली मैं समझता हूँ लोकल बॉडीज़ के ज़रिए आ सकती है, सिस्टम को चेंज आप लोकल बॉडीज़ के ज़रिए आ सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो KPK में लोकल बॉडीज़ बना, वो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी ने चाह या चंद लोगों ने चाह कि इम्प्लीमेंट हो जाए, पंजाब में वो नहीं हो सकता। फिर पंजाब का निज़ाम, मुझे याद है लोकल बॉडीज़ की मीटिंग हुई तो मैंने देखा एक सैफ साहब थे, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, कैप्टन सैफ साहब, कैप्टन रिटायर्ड सैफ साहब, वो ब्रीफिंग दे रहे थे। अब उसमें मुझे लगा कि उसमें पॉलिटिकल इनपुट नहीं है। बहुत सारे लोग बैठे हैं जो गवाही देंगे, जगीरतरीन साहब, CM साहब, PM साहब। मैंने कहा जी ये सिस्टम गलत बना रहे, सही, यूनियन काउंसिल ख़त्म करके, ज़िला ख़त्म करके, नया सिस्टम लाना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ख़र्चा करना, फिर 40 अरब रुपया और उन्होंने मांगा था। अल्टीमेटली उसमें पॉलिटिकल इनपुट नहीं थी शामिल, वो सिस्टम नहीं बन सका, वो नहीं अमली जामे उसको पहना सके। ब्यूरोक्रेसी नहीं बना सकती, इसके अंदर पॉलिटिकल इनपुट होना ज़रूरी है। टेक्नोक्रेट जो लोकल पार्टीज़ को जानते हो,
जिन्होंने लोकल बॉडीज़ में या इदारती इस्लाहात में काम किया हो, वो ये सिस्टम ला सकते हैं दुनिया का कंपैरिजन। अब वो एक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कैसे सिस्टम बना सकता है, या उसकी टीम चंद एडिशनल सेक्रेटरी या चंद वो टीम बिठा भी ले, जब तक इसका पॉलिटिकल डिबेट नहीं हो, पॉलिटिकल डिस्कशन ना हो पुराने बलदियाती नुमाइंदों से, पुराने उन लोगों से जिन्होंने नए सिस्टम बनाया, ये सिस्टम की कामयाबी नाकामी में, तो ऐसे नहीं सिस्टम अब सिस्टम बना रहे हैं। अब ठीक है, पॉलिटिकल लोग अब डिस्कशन कर रहे हैं, अब जो आएगा सिस्टम मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होगा। अच्छा, लोग हाँ। सबसे बेहतर था कि मुशर्रफ का जो सिस्टम था ना जी, उसमें बहुत सारी खामियां भी थी, बहुत सारी खूबियां भी थी। उस सिस्टम को अगर बेहतर तरीके से उसके में रिफॉर्म्स करके अगर ले आते हम, तो एक जेन्युइन तब्दीली आती। ये जो आपको महंगाई नज़र आ रही है, ये जो नीचे बैड गवर्नेंस नज़र आती है, ये लोकल बॉडीज़ के ज़रिए ठीक हो सकती है। पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट होती है, ओनरशिप होती है। जब लोगों की ओनरशिप हो जाए ना, कोई भी सिस्टम हो, वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसमें खामियां नाकामियां फिर सारियां कामयाबियां लोग उसको ओन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, लोग इस्तीफ़ा देते हैं लेकिन वो ज़ाहिर है कि वो एक नया रास्ता इख्तियार करते हैं, उनका पता चलता है कि अच्छा जी इस्तीफ़ा दे दिया, वो ये कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि हमारा इस दौरान उठना बैठना, मुलाकातें जो हैं उसका सिलसिला जारी रहा, ये मैं पहले ही जो है वो इसमें बता दूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका मुझे इल्म है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसके हवाले से बताएं। लोग इस्तीफ़ा देने के बाद जो है वो ये नहीं होता कि मीडिया की स्क्रीन से, सियासत के सफ़े से गायब नज़र आए, लाइमलाइट छोड़ दी आपको लोगों ने। मेरे सामने मुझे अंदाज़ा है कि हर बंदा चाहता था कि इंटरव्यू हो जाए, हर बंदा चाहता है कि ज़ाहिर टॉक शोज़ में आए, बिल्कुल गायब क्यों हो? भाई, मैं मीडिया में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता था जिससे मेरे अल्फाज से कही हुई कोई बात में कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो, या कोई ऐसा तासर जाए कि मैं तनकीद कर रहा हूँ हुकूमत के ऊपर, या अपोजिशन को कोई ऐसी मतलब हुकूमत को ओहदा छोड़ दिया है तो जी अब हुकूमत पे तनकीद शुरू हो गई है। ऐसा वो लोग करते हैं ना, जब ओहदा छोड़ते हैं तो वो या निकाले जाते हैं या निकलते हैं, लेकिन तासर उनके बाद के एक्शन से पता चलता है कि वो क्यों निकले हैं। या कोई ब्लैकमेल करता है, या किसी की डिमांड होती है, कोई ओवर एम्बिशियस होता है। तो मेरे ऐसे मसाइल नहीं हैं। मैं सच्ची बात है चाहता था कंट्रीब्यूट करना एक अच्छे तरीके पॉलिटिकल जो कोऑर्डिनेशन थी पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दरमियान, वो नहीं हो सकी, मैं उसमें फ़ेल हुआ हूँ। मैं जो चाहता था ब्यूरोक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ब्यूरोक्रेसी वो नहीं चाहती थी। तो ऐसी वो पीटीआई का जो मैं चाहता था कि पीटीआई का जो लोग हैं, वर्कर हैं, उनके कोई वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता हो जाए, ज़्यादा लोग, पुराने लोग मिल सकें। मैं ये चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर रोज़ाना 1 घंटा मीटिंग करें पॉलिटिकल लोगों के साथ। वहाँ जो बहुत सारे ताकतवर लोग हैं वो ये नहीं चाहते थे। तो ऐसी चीज़ों से फिर मैं लड़ना नहीं चाहता। लेकिन 3 साल नाम वो मैं बताना चाहता हूँ, उन अफराद का नाम मैं नहीं लेना चाहता आज भी, क्योंकि आपको पता मुझे डर को नहीं आता। लेकिन मैं चाहता हूँ हुकूमतों में एक नई, और बहुत सारे मसाइल होते हैं हुकूमतों के, एक अपना पार्टी का बंदा हो वो मसाइल पैदा करना शुरू कर दे मीडिया पे अपनी ज़ाती प्रोजेक्शन के लिए अपने, तो वो फिर उस मामले में जाती है। लेकिन 3 साल आप काबीना का हिस्सा रहे, आप उठते बैठते थे, आप ज़ाहिर आपकी रसाई थी इक़्तिदार के ऐवानों में। 3 साल में कौन सी आप ऐसा समझते हैं 3-4 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बड़ी बेहतर की इस हुकूमत? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बेहतर तो ये चीज़ें हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो उनका अपना ऑफिस था ना, उसमें कोई ये जिस तरह होता है ना डायरेक्ट करप्शन में कोई इन्वॉल्व होना, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो ऐसा कोई इशू नहीं था। दूसरा जो उन्होंने मतलब सच्ची बात, ऑस्टेरिटी जो पॉलिटिकल साइड पे हो सकती थी प्राइम मिनिस्टर ने जो की अपनी ऑस्टेरिटी, वो होगी रोज़ाना की बुनियाद पे। जो मैं देखता था जो प्राइम मिनिस्टर मीटिंग लेते थे ना आम आदमी के लिए, किसान के लिए, या इस लेवल पे प्राइम मिनिस्टर नहीं लेते थे। ये चीफ मिनिस्टर्स का काम होता है। इवन मैं समझता हूँ ये नीचे वाले अफसरों का काम है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ज़ाती तौर पे लेते थे ये, क्योंकि हायरार्की सही प्रॉपर फंक्शनल नहीं थी, सिस्टम फंक्शनल नहीं था, इसलिए पीएम को खुद उसमें आना पड़ता था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। काम भी माशाल्लाह अब इकोनॉमिक साइड पे अब कोरोना के बावजूद जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन था उसमें बहुत सारे काम हुए, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत काम होने चाहिए थे जो नहीं हो सके। अच्छा, थोड़ा सा यानी कि कुछ मौज़ूआत हैं इससे रिलेटेड, लेकिन हमारी नशिस्तें क्योंकि आगे भी चलती रहेंगी, और नदीम अफजल चांद साहब जो हैं इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, ये उसके ऊपर अक्सर जो है वो आया करते थे, पता नहीं क्यों आजकल जो है वो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं। अब मैं आऊँगा ऐसा आएंगे, चलें, आप यूट्यूबर्स का मैं प्रोटोकॉल देखता हूँ ना तो अब मैं समझता हूँ मैं भी यूट्यूबर तो बहुत पुराना हूँ ना, फंक्शनल हो जाऊँ ज़रा। वो मुख्तारिया वाला जो पूरा मामला, मैं तो आपके इंटरव्यू करूँगा ना साफियों के। मैं और नदीम अफजल चंद साहब अक्सर जो है ना वो आगे वैसे भी सियासत के मामलात बड़े गर्मा गर्म होने वाले हैं तो उसके ऊपर तबसरे करते रहेंगे, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं ज़रा आपसे चाहता हूँ।
ये जहांगीर तरीन साहब का क्या मुस्तकबिल है सियासत में पाकिस्तान? जहांगीर तरीन साहब का मुस्तकबिल मेरे ख्याल में उनका मुस्तकबिल बेहतर मुस्तकबिल है। और ये जो शुगर कमीशन बना है, जो जितना उनके साथ किया गया, मैं समझता हूँ नून लीग के दौर में भी पर्सनल पीटीआई में होने की वजह से उनको बड़ी प्रोब किया गया, बड़ा प्रोब किया गया। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मेरे अपने कुछ अफसरान हैं, मेरे ज़ाती दोस्त हैं जो FBR में थे, और मुझे वो बताते थे कि किस तरह एक सेल बनाया गया है जो सिर्फ जहांगीर तरीन के पीछे लगाया गया है। तो वो उस दौर से भी गुजरे, और अब जाके अपनी पार्टी की हुकूमत आई और उसमें कमीशन बना। कमीशन में मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब के साथ ज़्यादती हुई है। अच्छा, आपको लगता है कि कमीशन में ज़्यादती हुई है? ज़्यादती हुई है। उनको उनका एक ठप्पा, जैसे देखे ना, एक परसेप्शन बना दी जाती है कि फ़लाँ बंदा गंदम में आटा, अब आटे के क्राइसिस के जहांगीर तरीन के साथ कोई तलक नहीं था, लेकिन एक ऐसा मीडिया कैंपेन उस वक्त मीडिया के दोस्तों ने भी चलाई, तो मैं समझता हूँ उनके साथ ज़्यादती हुई। तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो मैं वैसे कह चुका हूँ कि ये वीडियो हम 2-3 पोर्शंस में लगाएंगे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनके बारे में कि वो नाराज़ हैं, तो क्या वो ज़ाहिर है कि इस किस्म की खबरें चली कि वो पार्टी में जो नाराज़ लोग हैं उनके साथ राब्ते में हैं, या जो पार्टी में लाइमलाइट में नहीं रहे या साइड लाइन हुए हुए हैं उनके साथ राब्ते में? आपका राब्ता है? नहीं, मेरा कोई उनसे इतना ज़्यादा तल्लक भी नहीं था। मैं, क्योंकि उनकी एक अपनी क्लास है, मैं उस क्लास का बंदा ही नहीं हूँ। वो सरमायादार आदमी है, सरमायादारों से मैं तल्लक निभा नहीं सकता, तो मेरा क्लासेस का बड़ा फ़र्क है। तो लेकिन जहाँ तक मैं, आपको पता है, मैं सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के दौर से लेके इस आज तक मैं शुगर माफिया के खिलाफ मैं सबसे ज़्यादा बोला हूँ, असम्बली में भी बोला हूँ, मीडिया पे भी बोला हूँ। लेकिन वो अक्रॉस द बोर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए थी। अब तो मैं समझता हूँ इस कमीशन के ऊपर कभी कमीशन बैठना चाहिए। शुगर इंक्वायरी, मैंने तो PM साहब से कहा था कि ये जो शुगर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट आई है ना, इसके ऊपर एक इंक्वायरी करवाएं कि ये इंक्वायरी ठीक हुई है कि नहीं, ये ठीक हुई है या कैसी हुई है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तो उसमें बहुत सारे लोग पसे पर्दा जो सारी पार्टियों में बैठे हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बच गए हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को टारगेट किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर को साथ, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर जो चाहते थे कि एक ईमानदारी के साथ एक ऐसी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की जाए, और जो जेन्युइन, उसमें किसान का इस इंक्वायरी से फ़ायदा हुआ, किसान को पैसे पूरे मिल गए। शुगर माफिया, जिस तरह वो शुगर मिल एसोसिएशन पहले पॉलिसी मेकिंग में शामिल होती थी, वो उस पॉलिसी मेकिंग से हट गई, शुगर केन कमीशन स्ट्रांग हो गया, फ़ायदे भी हुए। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि PTI के साथ ज़्यादती हुई, गवर्नमेंट के साथ ज़्यादती हुई कि इसके अपने आप खुद ही इंक्वायरी करें, सारा कमीशन बनाएं, आप प्रोब करें, और उल्टा ठप्पा भी आपके ऊपर लग जाए, आपके अपने लोगों पे लग जाए, ये ज़्यादती है। अच्छा, ये बड़ा तासुर जो है ना वो चलता है कि वज़ीर आज़म जो है वो बड़ा जेन्युइनली किसी चीज़ के ऊपर नोटिस लेते हैं कि ये मसला चल रहा है, इसको ठीक होना चाहिए, उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, वही चीज़ शॉर्ट हो जाती है मार्केट से। इसकी क्या आप सिस्टम को सोचिए, क्या कोइंसिडेंस होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि जो शुगर की प्राइस है वो तो देखे ना, देखिए शुगर जब शॉर्ट हो जाए, गन्ना शॉर्ट था, जिस एक टनोर में इंक्वायरी हुई, गन्ना भी शॉर्ट था, तो फिर जब गन्ना शॉर्ट होगा चीनी भी शॉर्ट होगी, जब चीनी शॉर्ट होगी कीमत बढ़ेगी। अच्छा, कुछ तबसरा जो है वो अपोजिशन की सियासत किस तरीके से चल रही है, आप सिस्टम का हिस्सा थे, नवाज़ शरीफ का मुल्क से जाना, वो सारा एपिसोड लोगों को मालूम है, उस बैकग्राउंड में नहीं जाते। लेकिन अब नवाज़ शरीफ साहब बैठे हुए हैं बाहर, उनकी साहबजादी यहाँ पर उनकी पार्टी को चला रही हैं, और एक बात है कि उनकी पार्टी में कोई रिफ्ट चल रही है, कोई अंदर झगड़ा है शहबाज शरीफ साहब के साथ, हमजा शहबाज के साथ, कि पार्टी बेसिकली लीड किसने करनी है, पार्टी में पॉलिसी किसकी चलेगी, कन्फ्रंटेशन की, मज़ाहमत की सियासत करनी है या मफाहमत की सियासत करनी है। आप किस तरह देखते हैं नवाज़ शरीफ के लंदन बैठे हुए मुस्लिम लीग नवाज़ का क्या सियासी मुस्तकबिल है? एज अ पॉलिटिकल वर्कर नदीम अफजल चंद को क्या लगता है? देखिए मेरे ख्याल में तो मियाँ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए और केसेस को फेस करना चाहिए, और मियाँ साहब अगर जेल में भी बैठे होते ना तो आज हुकूमत भी ज़्यादा परेशान होती और नून लीग भी ज़्यादा स्ट्रांग होती। ये मैं आपको तजज़िया दे रहा हूँ एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे। रह गई बात नज़रियात की, मेरे ख्याल में जो नून लीग के जितने इलेक्टेबल्स हैं ना, जो 85 से आए हैं, ये सारे रियासती मशीनरी के ज़रिए मजबूत हुए हैं। मोस्टली ज़िला कौंसलों के चेयरमैन, मेयर, बल्दियाती इदारों के चेयरमैन, फिर MP MNAs बने, फिर उन्होंने कारोबार शुरू किए, किसी ने प्रॉपर्टी का किया, किसी ने घी मिलें लगाई, किसी ने शुगर मिलें लगाई,
सरमाया, रियासत, सरमाया, हुकूमत, ये सब इकट्ठी मिलते जुलते गए तो यहाँ तक ये पहुँचे। और मजबूत एक वो वार लॉर्ड भी बन चुके हैं, बिजनेस लॉर्ड भी बन चुके हैं, पॉलिटिकल लॉर्ड भी बन चुके हैं। एक मतलब एक उनका हर ज़िले में एक मकाम बन गया। उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना कोई इतना आसान काम नहीं था। ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि उन्होंने ये पीपल पार्टी में बैठ के भी हम कहते थे कि इनको टकरे सही हैं, इनको टकरना ये कोई इतना आसान काम नहीं था। आपने इस मुल्क और मैं समझता हूँ मज़ामती सियासत बड़ी की है। पीपल्स पार्टी के कमज़ोर होने की एक वजह यह भी थी कि मज़ामती सियासत पंजाब में नहीं हो सकी। सिंध में हुई, वहाँ हुकूमत भी थी, वहाँ लोग भी स्ट्रांग थे। पंजाब में मज़ामती सियासत कम हुई। फिर जब गिलानी साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, उनका माशाल्लाह वैसे भी वो उनका रवैया लोगों के साथ, अब पार्लियामेंटेरियन के साथ, सिक्योरिटी का लोगों के साथ ठीक था, तो वो उस तरह महसूस नहीं किसी को हुआ कि वो अपोजिशन में है। तो ये अपोजिशन इक़्तिदार हुकूमतों में ये फिर वर्कर मायूस होता है। फिर ये बहुत सारी वजूहत है। मरीम नवाज़ जो है ना, मरीम नवाज़ और मियाँ शहबाज शरीफ या इनका फैमिली में तो ये मेरे ख्याल में इनका कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। फैमिली में इनका कोई इख्तिलाफ़ नहीं, मैं नहीं समझता कोई इख्तिलाफ़ है। लेकिन पॉलिटिक्स में तो है, नजरिए सियासत में तो है। पे दो मजे कर रहे हैं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट भी वो कैसे हमारी तरफ आए और प्रो एस्टैब्लिशमेंट भी हमारी तरफ ही आए। अच्छा, दोनों पार्टियों के साथ खेल रहे हैं। 2 in 1 लेना चाहते हैं। लेकिन ये जो पॉलिसी है जिसको वो लेकर चल रही है मरीम नवाज साहब, आपको लगता है कि ये कोई सक्सेसफुल स्ट्रेटजी हो सकती है? देखिए, उनका डिपेंड करता है। देखिए, अगर तो जेन्युइन आप करते हैं ना अपोजिशन, आप किसी इश्यूज़ के ऊपर करते हैं, या इवन लोग समझना शुरू कर दें कि डेमोक्रेटिक जमहूरियत पसंद, तो फिर वो अभी तक मेरे ख्याल है वो उनका कन्फ्यूजन है, क्लियर नहीं है। कभी खामोश हो जाना, कभी बोलने लग पड़ना, कभी फिर ट्विटर ऑन हो जाना। तो मेरे ख्याल में खामोशी और उसकी मुझे तो क्लैरिटी नज़र नहीं आती। अच्छा, मामलात बहुत ज़्यादा हैं जिन पे हम बात आने वाले दिनों में करेंगे। एक लास्ट चीज़, क्योंकि आपके हल्के से, आपकी बेल्ट से बहुत सारे लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बाहर बैठे हैं। आप जो है वो जाते हैं, मिलते हैं। मैंने ख़ुद बाहर यूरोप में, अमेरिका में बड़ा मेरा एक्सपीरियंस रहा कि आपके हवाले से। तो आपने जो है ये जो हुकूमत चाह रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोटिंग राइट मिले, और अपोजिशन की जो सियासत है सारे, देखिए वोट बिल्कुल मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए कि क्या ब्लॉक वाइज जिस तरह फीमेल्स को आपने सीटें दी हुई हैं, इस तरह ओवरसीज़ की भी कुछ सीटें मखसूस कर दी जाएँ कि 4, 5, 6 सीटें, जितनी भी आप आबादी के एक रीजन बना लें। जिस तरह रीजन के मिडल ईस्ट की एक सीट का लेंगे, और वो जिस तरह मैं समझता हूँ, लेकिन इसमें पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए। अच्छा, ताकि कल को रिवर्स ना हो। यानी आपको नहीं लगता सारी पार्टियों का इनपुट होना चाहिए? अपने हलकों में जिस इलाके से हैं वहाँ का वोट, वो इलाकों में जिस इलाकों से वो वोट प्रॉपरली, जो जिनका इंटरेस्ट होता है ना, सच्ची बात है, वो वापस आ जाते हैं इलेक्शन पे। और कुछ की फैमिलीज़ हैं जिनके इधर ऑलरेडी पाकिस्तान में रूट्स हैं, या जिनका इधर वहाँ अब रहन सहन या लोकल मसाइल के साथ जिनका उलझना आना जाना है, जिनकी फैमिलीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, उनका तो रब्ता होता है यहाँ की पॉलिटिक्स में। बाकी ये मेरी ज़ाती राय है कि वहाँ लोकल पॉलिटिक्स में उस तरह उनका वो जितना पिक्चर एक होता है ना, बिल्कुल पता होना, वो नहीं होता उनको। तो मेरे ख्याल में लेकिन ओवरसीज़ को राइट ज़रूर मिलना चाहिए। वो पाकिस्तान में कंसर्न बहुत ज़्यादा है उनका, पाकिस्तान के मामलात में, और वो उनको किसी न किसी सूरत में उनकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, उनका इनपुट रहना चाहिए, और उनको एक एहसास भी हो कि हमारा मुल्क है, वो कंट्रीब्यूट करते नहीं, फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं। और सच्ची बात है, बाहर बैठ के वो सारे सफ़ीर हैं। चंद साहब के साथ बातचीत का सिलसिला आइंदा आने वाले दिनों में जारी रहेगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।